तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। झरबेरा फूल की सफल खेती, एक किसान का अनुभव, भाग 1। पान बरेजों में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर जानकारी। हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत पॉली हाउस में किसान विभिन्न फसलों की खेती कर प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ ले रहे हैं। इन्हीं प्रगतिशील किसानों में से एक हैं मादेबा जिला मधुबनी के प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार, जो कि अपने आधा एकड़ क्षेत्र में पॉली हाउस के अंदर झरबेरा फूल की खेती कर अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो आइए किसान भाइयों उन्हीं से मिलते हैं और सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। कुछ पुश्तैनी जमीन है, उसी पर मैंने कृषि से संबंधित कई काम शुरू किए। अभी धीरे धीरे और भी काम मैं कर रहा हूँ। और पहला काम जो मैंने आधुनिक कृषि के तहत शुरू किया वो है झरबेरा फूल की खेती। जिस पॉली हाउस के अंदर हम लोग खड़े हैं, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ये मुझे मिला जिला से। किसान भाइयों, उच्च तकनीकी खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं। इसी के तहत हमारे इन किसान भाई को पॉली हाउस निर्माण व पौधों की खरीदी पर अनुदान भी मिला है। जिस समय मैंने पॉली हाउस लगवाया उस समय सरकार की तरफ से, भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से 90% की सब्सिडी किसानों के लिए मौजूद थी। 10% का मार्जिन मनी मुझे देना पड़ा। और अभी पिछले अक्टूबर से, यानी 2014 के अक्टूबर से ये जो पौधे हमारे हैं इसमें फूल आने शुरू हुए और यहाँ से फूल सारे जाते हैं पटना। अब पिछले अक्टूबर से लेके अब तक मैंने डिमांड के मुताबिक फूल दिए हैं बाजार को, तो कम से कम 15,000 और अधिक से अधिक 30,000 32,000 फूल तक मैंने सप्लाई किए हैं। लगभग 2.5 से 3 रुपये प्रति फूल मेरा जाता है। और उस हिसाब से आप आमदनी जोड़ लीजिए तो यदि मान लीजिए 20,000 फूल हम देते हैं तो 60,000 तक की आमदनी इससे संभव है प्रति माह। एक्सपेंसेज में आपको दवाई वगैरह पीरियोडिकली देना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स का खास करके उपयोग करना पड़ता है। कुछ खास ब्रांड की अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं बाज़ार में जो यहाँ पर हर वक्त उपलब्ध रहता है। तो खाद और दवा मिलाकर एक्सपेंस इन एवरेज प्रति माह लगभग
5,000 है या कभी कभी कम भी। मैंने 2 आदमी भी रखे हैं जो लगभग 6,000 रुपये उस पर खर्च आते हैं। उनका जो महीने का वेतन है, जहाँ तक मजदूरी की बात है तो वो भी लगभग 3-4 हज़ार रुपये प्रति माह लग ही जाता है। किसान भाइयों, इसके अलावा इन्होंने अक्टूबर माह से लेकर जून माह तक 2000 वर्ग मीटर पॉली हाउस में झरबेरा की खेती में कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, ड्रिप सिस्टम, विद्युत बिल, फूलों की तुड़ाई, श्रेणीकरण, पैकिंग तथा परिवहन इत्यादि पर 15,000 रुपए खर्च किए। इस प्रकार यदि देखा जाए तो अब तक इन्हें लगभग 60,000 रुपए की लागत लग चुकी है। चूँकि इन्हें 2000 वर्ग मीटर पॉली हाउस से अक्टूबर से जून माह तक 30 से 32,000 फूलों की प्राप्ति हुई है, जिनका औसतन बाजार भाव लगभग 3 रुपए है। इस प्रकार इन्हें प्राप्त आमदनी लगभग 90,000 रुपए होती है। यदि इस प्राप्त आमदनी 90,000 रुपए में से इनकी कुल लागत 60,000 रुपए घटा दें, तब भी इन्हें 30,000 रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, इतना ही नहीं, अभी यह फसल 2 से 3 वर्ष तक और चलेगी तथा अच्छा उत्पादन देगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पॉली हाउस में झरबेरा की खेती एक फायदे का सौदा है। खर्चा के हिसाब से आप यदि देखिए तो पौधे लगाने में तो मेरे कुछ भी खर्च नहीं हुए, पौधे खरीदने में कोई खर्च नहीं हुआ, पौधों को लगाने के लिए भी। पान की खेती हमारे प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों में की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों ने पान की फसल लगा रखी है वो इस फसल से अच्छी पत्तियों के उत्पादन के लिए वर्तमान में कौन-कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, आइए जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DK द्विवेदी से। जैसा कि आजकल धूप ज़्यादा पड़ रही है तो धूप की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, उससे सुरक्षित करने के लिए ये है कि अगर पूरा बरेजा आपका चारों तरफ से कवर नहीं, जिसको टाटी कहते हैं, तो टाटी अपना जो है दुरुस्त कर दीजिए तुरंत, और ऊपर जो है फूस का छप्पर रखते हैं धूप की तीव्रता बचाने के लिए और अच्छी बरसात बचाने के लिए, तेज़ बरसात से बचाने के लिए उसको भी ठीक ठाक से कर दें। धूप छन करके आनी चाहिए, ये नहीं सीधे नहीं आनी चाहिए, इससे पौधे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और खरपतवार निकालते रहना चाहिए, खरपतवार निकालने से खुरपी भी जो है नाली और मेड़ी पर चलाते रहना चाहिए। उसके बाद पानी जो है डेली रोज सुबह को शाम को फुवारे से, घड़ा से, हजारा से, झरना से, किसी भी तरह जो भी आपके पास साधन हो, आपको पोखर हो बगल, उससे भर भर के पिलाइए। अगर पंपिंग सेट है छोटा सा जो है वाला आजकल जो है पोर्ट से बुलाता है अपना घूम ढो करके इधर उधर, उससे पंपिंग सेट से, लेकिन पतली उससे फुवारे के रूप में जो है नालियों पर मेड़ियों पर आप तर करते रहिए। पौधों को भी नहला देना चाहिए। इस तरह से संभव हो तो नित्य प्रति, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जो है जरूर करना चाहिए और आपको उसकी नमी बरकरार रखनी चाहिए। उसके बाद आपको साल भर में 4 बार पोषक तत्व डालना चाहिए। इसके लिए नाइट्रोजन की मात्रा 200 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा जिसको आप स्फुर करते हैं हिंदी में 100 किलोग्राम, पोटेशियम की 100 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको जो है आप 4 हिस्से में बांट लीजिए, अर्थात 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटास एक बार में डालिए। तो साल भर में होता है 12 महीना, 4 बार में डालिए, 3-3 महीनों पर डालना है। बरसात के पहले जून जुलाई में आपको एक बार डालना है, इसके पहले आप 3 महीना पहले डाल दीजिए, उसके बाद फिर आपके बरसात के 3 महीने बाद डालिए। तो इसके लिए आपको अगर खल्ली से डाल रहे हैं, खल्ली इसमें बहुत लाभप्रद होती है, दर्रा जो है आपको अनाजों का वो भी पड़ता है, तो अगर आप इसको डाल रहे हैं तो आपको 100 ग्राम नाली का जो मेड़ी है उस पर 1 मीटर में 100 ग्राम खल्ली, अगर खल्ली की जगह न डाल करके आप बर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो 300 ग्राम बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी 1 मीटर की चौड़ाई वाली नाली यानी मेड़ी पर।
और आपको जैविक खाद ही केवल डालना है। तो आपको ट्राइकोडर्मा वीरिडी आजकल आ रहा है जो कि फफूंद को नाश करता है। इसमें आपको चनका, गलका, पतगलन, पत्ती गलन ये सब रोग लगते हैं। उनसे जो है बचाव के लिए अगर ट्राइकोडर्मा वीरिडी को जो है 5 ग्राम मात्रा आप 5 किलो जो आपको खाद या खल्ली या क्या कहते हैं कंपोस्ट है उसमें मिला करके उसको आप मेड़ी पर डालते जाइए। 2 साल डालिएगा तो आपको बरेजा 10-15 साल चलता है अमूमन। उसमें जो है ये ट्राइकोडर्मा वीरिडी डेवलप कर जाएगा और रोग व्याधि नहीं होने देगा, चनका, गलका और जो है जितना भी होता है गलन और ये सब रोग। इस तरह से आप कार्बनिक जैविक विधि से पान की पत्ती जो है उत्पादन कर सकते हैं, उसको बाजार में बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसमें लगने वाले दूसरे रोग की, जिसे जीवाणु जनित पर्णदाग रोग के नाम से जानते हैं। इस रोग के कारण पत्तियों पर काले रंग के पनीले धब्बे जो चारों ओर से पीले रंग से घिरे हुए रहते हैं पड़ जाते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़ा धब्बा बनाते हैं। ग्रसित पत्तियां जमीन पर गिरकर बेल के तने को भी संक्रमित कर देती हैं, जिससे तने पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और बेल सूख जाती है। खड़ी फसल में नियंत्रण हेतु स्टेप्रोसाइक्लिन की 250 ppm के घोल का छिड़काव फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे देंगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक पर जानकारी, ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। 11 मई से अब नए समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं का पालन करने का मुख्य उद्देश्य है कि इससे लगातार दूध उत्पादन मिलता रहे, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण है स्वच्छ दुग्ध का उत्पादन। तो इसी कड़ी में आज हम जानकारी लाए हैं पशुपालक अपने पशुओं से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किस तरह से लें। आइए जानते हैं इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर सरोज कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन। जैसा कि नाम से लोग समझते हैं, स्वच्छ दूध का मतलब दूध साफ दिखने में होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की बाहरी गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वच्छ दूध का तात्पर्य वैसा दूध से है जो कि जब किसी पशु या इंसान के शरीर में जब उसको ग्रहण किया जाए तो उसके स्वास्थ्य में जो है वृद्धि हो और जो है स्वास्थ्य बने। तो स्वच्छ दूध जो है वो न सिर्फ बाहरी गंदगी से दूर होना चाहिए, स्वच्छ दूध में जो है बैक्टीरिया का संख्या और जो भी प्रदूषण है उसकी संख्या जो है कम होनी चाहिए। बैक्टीरियल काउंट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्वच्छ दूध के लिए। और स्वच्छ दूध उत्पादन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि जो दूध दूहने वाले व्यक्ति हैं सबसे पहले तो वो अपना हाथ को साफ कर ले, साबुन से धो लें, उसके बाद ही थन को पकड़े और दूध दूहने से पहले थन को भी और उस बाट को भी अच्छी तरीके से पानी से धो लेने चाहिए। और इसके बाद दूध दूहने का जो बर्तन होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस स्वच्छ दूध उत्पादन में।
दूध दूहने का बर्तन को हमेशा जो है साफ बर्तन में ही दूध दूहे। बर्तन को हमेशा जो पाउडर होता है उसमें डिटर्जेंट पाउडर उससे साफ़ करें। बहुत लोग छाई का प्रयोग करते हैं या राख का प्रयोग करते हैं, जिसका अवशेष बच जाता है तो वो दूध को जो है प्रभावित करता है, दूध का क्वालिटी उससे ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करें और बाल्टी को अच्छे तरीके से धो लें पहले। और दूध दूहने का जो सही तरीका है अर्थात फुल हैंड मिल्किंग है, पूरे हथेली के द्वारा दूध दूहना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति दूध दूह रहे हैं उन्हें अपने बालों को जो है किसी सफ़ेद कपड़े या कोई पगड़ी से जो है बांध लेनी चाहिए ताकि बाल टूटकर दूध में ना गिरे। उसके बाद दूध दूहते ही एक दूसरे बर्तन जो बड़ा छोटे मुंह वाला होता है और नीचे का उसका जो पेंदी होता है वो बड़ा होता है, उस बर्तन में तत्काल उसको डाल देना चाहिए और उसका ढक्कन लगा देना चाहिए। दूध दूहने में और भी कुछ बातें ध्यान देना आवश्यक है कि दूध जो है 7 से 8 मिनट के अंदर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन होता है जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है पशु के शरीर में जो है आता है दूध दूहने के दौरान, वो 7 से 8 मिनट तक ही उसका असर जो है काफ़ी तेज़ होता है। उसके बाद क्रमशः उसका प्रभाव जो है घटते चला जाता है। और दूध दूहते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है अगर तेज़ हवा चल रहा हो या आंधी उठ रहा हो तो उस समय दूध दोहन का नहीं कार्य करें जो है, और स्वच्छ वातावरण में ही दूध पशु का निकालें। दूध एक जो है पेरिशेबल मटेरियल है अर्थात जल्द खराब हो जाने वाली वस्तु है, इसलिए दूध निकालने के लिए ये सब सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है ताकि दूध आपका लंबा समय तक जो है सुरक्षित बना रहे और जो है इसका प्रोडक्ट जो भी बने उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। धन्यवाद। हमारे जिन किसान भाइयों ने मई के अंत और जून के प्रथम सप्ताह में प्याज की नर्सरी डाली होगी वो अभी रोपाई योग्य हो गई होगी। अक्सर देखा गया है कि जब किसान इसकी रोपाई करने जाते हैं तब उनके सामने मजदूरों की बड़ी समस्या आती है। उन्हें समय पर इसकी रोपाई हेतु मजदूर ही नहीं मिल पाते हैं। जिस पौध रोपाई का कार्य वो करना चाहते हैं वो समय पर नहीं हो पाता और किसानों की इसी समस्या को देखते हुए प्याज रोपाई यंत्र आविष्कार किया गया है, जिस पर विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि प्याज की बुआई में मजदूरी व मानव श्रम अधिक लगता है, अतः इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे प्याज ट्रांसप्लांटर की, जिसे ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इस हेतु 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर के साथ इस मशीन को अन्य कृषि यंत्रों की तरह ही जोड़ा जाता है। उसके उपरांत 12 मजदूरों को प्लांटर के पीछे बिठाकर बुआई की जाती है। मजदूर एक एक पौध को हॉपर अर्थात ओरनी में डालता जाता है, जिसमें पौध सीधे हल के पीछे जाकर गिरती है और इस प्रकार पौध की रोपाई हो जाती है। इसमें सावधानी के रूप में किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैक्टर एक ही गति से चले, क्योंकि यदि गति में परिवर्तन होगा तो इसका सीधा असर पौध रोपण पर पड़ेगा। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच रखी जाती है तथा लाइन से लाइन की दूरी 5 इंच होती है तथा यह यंत्र एक बार में 12 लाइनों में बुआई का कार्य पूर्ण करता है, जबकि हाथ से बुआई करने पर पौधे व पंक्ति की दूरी उचित नहीं रखी जा सकती। किसान भाइयों, यदि इस यंत्र के द्वारा पौधरोपण में होने वाले व्यय की तुलना मानव श्रम द्वारा रोपाई हेतु होने वाले व्यय से करें तो मानव श्रम द्वारा प्रति एकड़ रोपाई हेतु लगभग 15 कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है और प्रति मजदूर पर 200 रुपए प्रति दिन का खर्च आता है। इस प्रकार मजदूरों द्वारा प्रति एकड़ रोपाई पर खर्च लगभग 3000 रुपए होता है, जो कि स्वयं कतार बनाकर रोपाई का कार्य करते हैं। इसके अलावा मजदूरों द्वारा बुआई करने पर 10% तक लगाई गई पौध मर जाती है, जबकि प्लांटर द्वारा प्याज की रोपाई करने में 12 मजदूरों की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई आसानी से कर देता है।
अब यदि इस पर होने वाले खर्च की बात करें तो 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर में प्रति घंटे का खर्च 300 रुपए होता है। अतः प्लांटर द्वारा रोपाई पर प्रति एकड़ ट्रैक्टर पर खर्च 600 रुपए आया। साथ ही इस प्लांटर से रोपाई करने हेतु 12 मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिस पर प्रति मजदूर का खर्च 200 रुपए प्रतिदिन आता है, जो कि एक दिन में 4 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करते हैं। अतः मजदूरों पर प्रति एकड़ व्यय की बात करें तो लगभग 600 रुपए होता है। इस प्रकार प्लांटर पर रोपाई करने पर कुल खर्च 1200 रुपए प्रति एकड़ आता है। किसान भाइयों, अब यदि मानव श्रम व प्लांटर द्वारा प्याज की रोपाई पर आर्थिकी की तुलना करें तो मानव द्वारा रोपाई करने पर प्रति एकड़ रोपाई पर कुल खर्च 3000 रुपए होता है, जो कि एक दिन में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करते हैं। जबकि प्लांटर द्वारा रोपाई करने पर कुल खर्च 1200 रुपए आता है, जो कि लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करता है। इस प्रकार किसान भाइयों, प्लांटर द्वारा प्रति एकड़ रोपाई करने पर लगभग 1800 रुपए की बचत के साथ 6 घंटे समय की बचत भी हो जाती है। जबकि मजदूरों द्वारा बुआई करने पर आपको पूरे समय उनके साथ रहना होता है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी में लगने वाला खर्च दोनों विधियों से बुआई करने पर समान ही आता है। अतः इस खर्च को लाभ की अनुपातिक गणना में शामिल नहीं किया गया। किसान भाइयों, यदि आप इस यंत्र के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग, बरसिया रोड, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप गुजरात के एक किसान उमेश दोमड़िया से भी संपर्क कर सकते हैं, जिनके पास यह मशीन उपलब्ध है और यह प्रयोग भी करते हैं। इनका पता गांव बड़ाल, जिला जूनागढ़, गुजरात है। इनका संपर्क नंबर है 9909060222। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। सबसे पहले जो बरसात के समय में जो समस्या उत्पन्न होती है वह है फीडिंग की। इस समय कहीं भी फूल या किसी इस तरह का पराग, मधुमक्खियों को रस और पराग की जो उपलब्धता है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो ऐसे समय में मधुमक्खी पालकों को जब डर्थ पीरियड शुरू होने से पहले जब हम अपने एपीडी को तिल से वगैरह जहाँ से भी हम उठाकर ले आते हैं कि अब हम बरसात भर इसको यहीं स्टैटिक रखेंगे, तो उस समय हमको एक ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ की पानी की व्यवस्था हो, बगल में नदी हो, तालाब हो, या इस तरह कोई भी पानी का स्रोत हो, स्वच्छ जल का स्रोत होना चाहिए। उसके अलावा छायादार स्थान होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, ताकि अधिक बरसात में वहाँ जल जमाव ना होने पाए। और ये भी देखना चाहिए कि उसके अगल बगल 2-3 किलोमीटर के इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे हो जिसमें कि विकट परिस्थिति में भी, जैसे कि अभी बबूल में थोड़ा बहुत आपको पराग मिल सकता है, तो ऐसे जगहों का हम चुनाव करते हैं, उस जगह पर पराग के लिए रख लेते हैं। आर्टिफिशियल फीडिंग देने की बात होती है तो बरसात के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा बॉक्स को चेक करें कि उसमें भोजन का अभाव तो नहीं हो गया। अगर भोजन का अभाव होगा तो मधुमक्खियों की संख्या में अप्रत्याशित गिरावट आती है और मधुमक्खियाँ बीमार भी हो जाती हैं और धीरे धीरे उनको विभिन्न तरह के रोग भी पकड़ने लगते हैं। तो जब जैसे ही हमको लगता है कि हमारे बक्सों में अब रस का अभाव होने लगा है तो हम वैसे समय में 1 लीटर पानी में 1 लीटर चीनी इस अनुपात में रस तैयार करते हैं। पहले हम पानी को गर्म कर लेते हैं और उसमें उस चीनी को गलाते हैं, और जब उसका घोल तैयार हो जाता है तो हम उसे पॉलीथीन में भर के एक बक्से में संख्या के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक एवरेज 1 किलो से मिश्रित जो हमारा रस जो हम तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल फीड जिसको हम कहते हैं, वो हम मधुमक्खियों को देते हैं। या अगर हम 25 किलो रस बनाते हैं 25 बक्से के लिए, तो उसमें जो कोवाडेक्स या विकोसूल का जो सिरप मिलता है, उस 50 ml उस सिरप को आप उसमें
डाल देते हैं तो उससे मधुमक्खियों के भोजन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। और प्रति बक्से में जो हम फीड डालते हैं तो फीड तैयार करने के क्रम में सिर्फ चीनी और पानी के अलावे हम क्या करते हैं कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां, और अगर कहीं कुछ भी इस तरह का दिखाई पड़ रहा है कि मधुमक्खियों के चाल में कमी है, उनकी उड़ान क्षमता कम हो रही है, मधुमक्खियां सुस्त हैं, तो हम टेरामाइसिन SF का जो पाउडर है उस चूर्ण को उस फीड में मिला देते हैं। इसको देने से मधुमक्खियां सामान्य रहती हैं। इसके अलावे बक्सों की सफाई का सवाल है कि बक्सों की सफाई पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब भी हमको मौका मिले, आसमान खुला मिले, लगे कि आज हम दिन भर काम कर सकते हैं, तो ऐसे समयों में हम एक तरफ से बॉक्स की सफाई करेंगे, बॉक्स को खोलकर उसको ठीक से साफ करके ब्लू लैंप से जलाकर बॉक्स को एकदम ठीक कर लेंगे। उसके बाद ही फिर उसमें नया फ्रेम डाल करके देखेंगे। अगर हमको लगता है कि किसी फ्रेम में मोमी कीड़ा या इस तरह का किसी भी कीट का प्रकोप हो रहा है तो उसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। इस बरसात के समय में माइट की समस्या आती है। अगर माइट लग रहा है तो हमको ये देखना पड़ेगा, अगर माइट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो उस समय हमको माइट का जो स्ट्रिप आता है उस स्ट्रिप को अपने बक्से में हम डाल देते हैं। प्रति बक्से अगर हमारे 10 फ्रेम पर मक्खी है तो एक बक्से में 2 स्ट्रिप हम डाल करके उसको उसके अंदर छोड़ देते हैं। इससे भी माइट की समस्या का समाधान मिल जाता है। अब हमको ये भी देखना है कि किसी बक्से में रानी तो कहीं मर तो नहीं गई है या रानी किसी तरह से मिसिंग तो नहीं है। वैसी परिस्थिति में हमको अगर कहीं और रानी का प्रबंध कर सकते हैं तो हम रानी वहाँ देते हैं। या अभी बरसात के समय में ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर गुड़मी का फसल जिन दिराओं में पर्याप्त है तो वैसे जगहों का भी हम चुनाव करते हैं कि वहाँ अपने बक्सों को लगाएं। इसके अलावे एक और बात है कि मधुमक्खी में कीटों का जब हमला होता है तो कुछ तो अंदर में बॉक्स के कीट हैं, कुछ कीट बाहर से, चींटियों का हमला बहुत ज्यादा होता है, मेढकों का हमला हो जाता है, चूहे भी कभी कभी उसमें घुस करके मोमी छत्ते को का हमला करके उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो इन सब चीजों से बचाना बहुत जरूरी है और इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने के से हम बरसात के मौसम को ठीक से निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी लगता है कि ये बहुत कठिन समय है, ये हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर इस समय को आप निकाल लेते हैं तो आने वाले समय में यही बक्से आपको इतनी आमदनी देते हैं कि साल भर आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।